हेलो एवरीबॉडी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर से एक नया सेशन लेकर आए आपके लिए, और ये सेशन हमारा पुराने यानी कि प्रीवियस ईयर के सेट्स के सिनोनियम्स का। सो वेरी सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, आपको यहाँ पर एक सिनोनियम चूज़ करना है, और ये जो सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आपको ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सेट्स में मिल सकते हैं, जिसको आज मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए जो कॉमन वर्ड्स हैं वो मैं पहले करा रहा हूँ, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। जितने भी स्टूडेंट ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, आज आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक से लेके मैं यहाँ पर आपको 20 तक जितने भी सिनोनियम्स हैं उनको डिस्कस कराने वाला हूँ, और सिनोनियम्स के साथ साथ मैं आपको जो है ऑप्शन भी डिस्कस कराऊँगा और बताऊंगा कि कौन सा ऑप्शन कैसे चूज़ करते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए। इससे पहले मैंने आपके लिए 2 वीडियो डाले हुए थे, या शायद 2 वीडियो मैंने आपके लिए एरर डाले हुए थे, कुछ वन वर्ड के डाले हुए थे और कुछ वोकैब्स के डाले हुए थे, यानी कि सिनोनिम की मैं पहले भी डाल चुका हूँ। तो जिन लोगों ने मेरे वो वाले वीडियो नहीं देखे हैं, प्लीज़ जाइए और वो वाले सारे वीडियो देखिए, ताकि आपको पता चल सके कि हमारी जो तैयारी है वो कैसी चल रही है, यानी कि जो भी आपने पढ़ा हुआ है वो एग्ज़ाम में किस तरह आता है और आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देरी के हम काम शुरू करेंगे। आज नंबर फर्स्ट में हमारे सामने एक वर्ड लिखा हुआ है, और आपको ये बताना है कि आपके कितने जो है आंसर्स सही निकले आज। ठीक है, तो ईमानदारी से मेरे साथ सॉल्व करिएगा। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। नंबर फर्स्ट में हमारे सामने एक वर्ड लिखा हुआ है फीन, स्पेलिंग है FEIGN। आपको क्या करना है, आपको 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको जो है सही ऑप्शन चूज़ करना है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा जो सही होगा, कौन सा सिनोनिम जो है हमारे लिए करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन हमारे सामने लिखा हुआ है एक्साइट, दूसरा लिखा हुआ है इनसाइट, तीसरा लिखा हुआ है प्रिटेंड, और चौथा लिखा हुआ है डिफेंड। नाउ वी हैव 4 ऑप्शंस एंड यू हैव टू चूज़ वन ऑफ देम, विच वन इज़ करेक्ट हियर, यू हैव टू टेल दैट। अब बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा, बताइए। देखिए, फ़ीन का मतलब वैसे होता है ढोंग करना, यानी किसी चीज़ का दिखावा करना। जब भी कोई इंसान अमीरी का, गरीबी का, बीमारी का ढोंग करता है, इंग्लिश में उसको दोस्तों फ़ीन कहते हैं। ठीक है, देखिए सिर्फ करना ही नहीं है, इसका अर्थ भी जानना है। ठीक है, फिर से देखिए, ये जो हमने वर्ड लिखा हुआ है फ़ीन, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का ढोंग करना। अगर इफ़ समवन इज़ फीलिंग रिचनेस, इट मीन्स वो अमीरी का ढोंग कर रहा है। इफ़ समवन फील्स इलनेस, तो वो बीमारी का ढोंग कर रहा है। इफ़ समवन फील्स पावर्टी, तो मेरा भाई वो गरीबी का ढोंग कर रहा है। ठीक है, तो ढोंग करने की जो इंग्लिश बनेगी हमारी, वो क्या बनेगी, फ़ीन बनेगी। और हमको पता है कि ढोंग करना या बहाना करने के लिए इंग्लिश में जो ऑप्शन चूज़ करते हैं वो कौन सा है दोस्तों, वो है हमारे लिए प्रिटेंड। बताइए, क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, फिर से देखिए, मान लीजिए कि किसी इंसान ने किसी चीज़ का ढोंग किया, और ढोंग करने की इंग्लिश होती है फ़ीन, तो वहाँ पर ऑप्शन कौन सा लगा सकते हैं, प्रिटेंड लगा सकते हैं। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिए। इंग्लिश में अफेक्ट, जिसका मतलब होता है प्रभावित करना, उसी अफेक्ट का दूसरा मतलब होता है किसी चीज़ का दिखावा करना, यानी ढोंग करना। फिर से सुनिए, इंग्लिश में प्रभावित करने को बोलते हैं अफेक्ट, इसीलिए। और हाँ, अफेक्ट का जो दूसरा मतलब होता है वो क्या होता है, ढोंग करना या दिखावा करना दिखावा करना। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो फ़ीन के ब्रैकेट में जो उसका सिनोनियम लिखेंगे मेरे भाई, वो लिखेंगे दोस्तों अफेक्ट, AFFECT। मैं स्पेलिंग बोल दे रहा हूँ, शायद क्लियर नहीं होगा उतना। AFFECT, अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, किसी चीज़ का ढोंग करना। तो वी हैव 3 वर्ड्स फॉर ढोंग करना। द फर्स्ट वन इज़ प्रिटेंड, जो कि वेरी कॉमन है। सेकेंड इज़ फ़ीन, स्पेलिंग FEIGN। थर्ड इज़ अफेक्ट। ठीक है, हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन उतना अच्छा ना हो, लेकिन जो हमारा मेन काम है, जो हमारा मेन मकसद है, वो दोस्तों क्या है, वो है इसको जानना, इसका यूज़ क्या है। यूज़ आपको उनको अच्छे से पता चलेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। एंड दैट इज़ द रीज़न, जब भी कोई इंसान बनावटी व्यवहार करता है, इंग्लिश में हम लोग उसको अफेक्टेड बिहेवियर कहते हैं। इसीलिए अफेक्टेड को जो सिनोनियम आता है एग्जाम में, वो बेटा क्या आता है, वो आता है आर्टिफिशियल। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड हमने पढ़ा हुआ है फ़ीन, यानी कि ढोंग करना। ऑप्शन के तौर पर प्रिटेंड करेंगे, और बाद में क्या करेंगे दोस्तों, अफेक्ट करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों नंबर सेकंड की, पेनेजेरिक। पेनेजेरिक आपको बताना है कि क्या इसका मतलब हो सकता है। सही आपको ऑप्शन चूज़ करना है सिनोनियम के तौर पे। पहला ऑप्शन दोस्तों प्रेज, दूसरा है हैप्पीनेस, तीसरा है क्रिटिसिज्म, और थर्ड है दोस्तों क्रूएल्टी। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन यानी कौन सा सिनोनियम सही होगा। बताइए जल्दी से, देखिए मेरे साथ।
ठीक है, जिन लोगों ने मुझसे पहले कभी पढ़ा हुआ है, जो लोग मुझसे पढ़ रहे हैं उनको याद होगा, जब हम लोग पोएम की बात कर रहे थे कि सोनेट 14 लाइन की पोएम है, बैलाड लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, तो मैंने आपको वहाँ पर एक वर्ड ज़रूर बताया होगा, वो है पैनेजिरिक। जब भी किसी की तारीफ़ में गीत गाया जाता है, इंग्लिश में तारीफ़ में गाए जाने वाले गीत के लिए इंग्लिश में 2 वर्ड यूज़ करते हैं, एक पैनेजिरिक और एक पीन। पीन की स्पेलिंग मैं बाद में बताऊँगा, फ़िलहाल बात करते हैं पैनेजिरिक की। तो किसी की तारीफ़ में गाया जाने वाला गीत, सॉन्ग संग इन द प्रेज ऑफ समवन करके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है आपका, तो ये आपका पैनेजिरिक कहलाएगा। ठीक है, वैसे तो मैं आपको बता दूं, लड़के जब इसको देखते हैं तो पैनेजिरिक ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा पेनफुल है, बहुत ज़्यादा जो है दर्दनाक कोई चीज़ होगी जिसमें पेन छिपा होगा, तो आपको ऐसा ऑप्शन जानबूझकर बना के देंगे जहाँ पर पेन लिखा होगा। फिलहाल आपको पता होना चाहिए पैनेजिरिक किसी की तारीफ़ में गाया जाने वाला गीत। चूँकि तारीफ़ को इंग्लिश में दोस्तों बात करते हैं प्रेज़ की, तो प्रेज़ हमारा सही ऑप्शन यहाँ पर चूज़ कर लिया जाएगा। क्लियर हो गया ना? ठीक है, चलिए नाउ बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 दोस्तों एक ऑप्शन लिखा हुआ है, सही क्वेश्चन लिखा हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड प्रोलिफरेट। आपको बताना है कि प्रोलिफरेट का सही मतलब क्या होगा। पहले तो आप इसका यूज़ समझिए कि यूज़ क्या है, फिर आप बताइए इसका 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है बढ़िया होगा, सही होगा। ठीक है, बताइए, जल्दी बताइए। बताइए। अब चलिए बात करते हैं, आपने सही ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा, कोई बात नहीं। प्रोलिफरेट इंग्लिश में उन शब्दों की लगाते हैं, सॉरी उस वर्ड की लगाते हैं जब चीज़ें संख्या में बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होती, जब किसी चीज़ की संख्या में बहुगुणन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, चीज़ें बिल्कुल 4 गुनी स्पीड से बढ़ने लगती हैं, तो इंग्लिश में वो प्रोलिफरेट कहलाता है। किसी चीज़ की संख्या में एकदम से मल्टीप्लिकेशन होना, यानी किसी चीज़ का संख्या में बहुत तेज़ी से बढ़ना। इंग्लिश में जब 1 वर्ड आएगा तो इंक्रीज़ रैपिडली करके दे देंगे, और जब इसका सिनोनिम आपको करना होगा तो वहाँ पर सही ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब जो बच्चे मेरा वीडियो ध्यान से देख रहे हैं वो पढ़ लें, सुनिए, देखिए। जब भी मैंने आपसे बताया था कि जब किसी इंसान को कैंसर होता है तो जिस जगह पर सेल्स होती हैं वहाँ पर सेल्स जो होती हैं वो प्रोलिफरेट होने लगती हैं, यानी कि संख्या में बहुत तेज़ी से उनका मल्टीप्लिकेशन होने लगता है। मान लीजिए किसी इंसान के शरीर में कोई चोट लग गई और वहाँ पर सेल बनी ताकि जो चोट है वो सही हो जाए, लेकिन सेल किसी कारणवश 4 गुनी 5 गुनी स्पीड से बढ़ने लगी और वहाँ पर सेल्स इकट्ठा हो गई। ठीक है, तो वो जो कैंसर का पार्ट होता है वो क्यों पैदा होता है, ड्यू टू प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, कोशिकाओं के बहुगुणन से, जहाँ पर कोशिका जो है मल्टीपल संख्या में बढ़ने लगती हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न हमें यहाँ पर कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, मल्टीप्लाई चूज़ करना है। अब जो लोग नहीं जानते वो जान लें, एब का मतलब होता है किसी चीज़ की मात्रा में धीरे धीरे कमी होना। जब किसी चीज़ की मात्रा में धीरे धीरे कमी होती है, इंग्लिश में क्या कहलाता है, एब कहलाता है। और हाँ, बुढ़ापे की वजह से धीरे धीरे जब आँखें जो हैं कमज़ोर हो जाती हैं, आँखों की जो रोशनी होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, उसको भी इंग्लिश में एब कहते हैं। इतना डीप मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी 1 वर्ड में या कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स में जहाँ पर वर्ड को की हिंदी के हिसाब से पूछा जाता है, वहाँ पर पूछ दिया जाता है कि टू लेसन ग्रेजुअली, अगर धीरे धीरे कोई चीज़ कम होती है तो क्या होता है, एब होता है। ठीक है, तो जब किसी इंसान की आँख की रोशनी जा रही है तो क्या बोलेंगे, हिज आई साइट इज़ हिज आई पावर इज़ एबिंग स्लोली डे बाय डे। जैसे आपने देखा होगा अक्सर शाम को हल्का सा उजाला रहता है, धीमे धीमे क्या होता है, अंधेरा होता जाता है, तो उजाला क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो धीरे धीरे जब कोई चीज़ संख्या में कम होती है दोस्तों, वो क्या कहलाएगा, एब कहलाएगा। ठीक है, चलो, तो प्रोलिफरेट का सही ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एब का मतलब संख्या में धीमे से कम होना। बात करते हैं नंबर 4 की दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है एम्यूलेट। 4 ऑप्शन हमारे सामने लिखे हुए, बताना आपको सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। पहला ऑप्शन दोस्तों लिखा हुआ है एमिट, दूसरा है इमिटेट, तीसरा है रिग्रेट, चौथा है अकाउंट फॉर। ये चारों ऑप्शन आपको बताने हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। अब आप बताइए, देखिए एम्यूलेट का कौन सा ऑप्शन सही कर सकता है, पढ़िए इनको, देखिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही कर सकता है। फाइन, एम्यूलेट का जो मैं मतलब बता दूं, जब हम किसी को कॉपी करते हैं, किसी की नकल करते हैं, वो एम्यूलेट कहलाता है। लेकिन जो उसका सबसे सही यूज़ है वो ये है कि जब भी हम किसी इंसान की बराबरी करने की कोशिश करते हैं, उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, तो इंग्लिश में दोस्तों क्या होता है, एम्यूलेट कहलाता है। तो आप ये समझ लाइए, जब भी हम किसी इंसान की बराबरी करने की कोशिश करते हैं, उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, इंग्लिश में वो एम्यूलेट कहलाता है। एंड दैट इज़ द रीज़न एम्यूलेट के लिए हम लोग यहाँ पर इमिटेट जो कि नकल करने का पर्यायवाची यानी कॉपी का पर्यायवाची होता है, उसको कहते हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न एम्यूलेट का सही सिनोनिम क्या हो जाएगा, इमिटेट कहलाएगा।
क्लियर हो रहा है? फिर सुनिए, जब भी हम किसी इंसान की बराबरी करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, इंग्लिश में वो एम्यूलेट या इमिटेट कहलाएगा। अच्छा, दूसरी बात, कहीं से कोई चीज़ जब निकलती है, जैसे मोबाइल से अल्ट्रावायलेट रेज़ निकलती हैं, ठीक है, सूरज से किरणें निकलती हैं, फैक्ट्री से पानी निकलता है, तो कहीं से किसी चीज़ का उत्सर्जित होना या निकलना, ये इंग्लिश में दोस्तों क्या कहलाता है? एमिट कहलाता है। क्या कहलाता है? एमिट कहलाता है। और यही कारण है कि उत्सर्जन को हम इंग्लिश में एमिशन कहते हैं, यानी कि टी को हटाकर SSION लगा दीजिए, तो एमिशन का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा? उत्सर्जन हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? ठीक है। तो एम्यूलेट किसी की बराबरी करना यानी कि इमिटेट, और एमिट का मतलब कहीं से कुछ उत्सर्जित होना यानी कि निकलना। अकाउंट में फॉर लगा देंगे तो किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार होना। चलिए, किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार होना। अब बात करते हैं नंबर 5 की, इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब क्या है? ऑप्शन देखिए, बताइए कौन सा ऑप्शन आप सही करना चाहेंगे यहाँ पे, बताइए जल्दी से, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। चलिए, इरेडिकेट का मतलब होता है किसी समस्या को जड़ से समाप्त करना। पुराने ज़माने में जो हमारे समाज सुधारक थे, उन्होंने बहुत गंदी गंदी प्रथाओं का समाज से उन्मूलन किया, उनको जड़ से समाप्त कर दिया। तो व्हेन यू अपरूट एनी काइंड ऑफ मैल प्रैक्टिसेस या मैल प्रैक्टिस, इंग्लिश में दोस्तों क्या कहलाता है? वो इरेडिकेट कहलाता है। जड़ से समाप्त करने के लिए समस्या को हम लोग इरेडिकेट कहते हैं। इंग्लिश में इसका सिनोनिम मेरे भाई क्या बनता है? एबॉलिश कहलाता है, ABOLISH। जैसे राजा राम मोहन राय ने कई सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन किया, उसको मिटा दिया, जड़ से समाप्त कर दिया, उखाड़ फेंका। तो राजा राम मोहन राय एबॉलिश्ड मैनी सोशल एविल्स या मेल प्रैक्टिसेस। मेल प्रैक्टिस मतलब क्या होता है? कुरीति। ठीक है, तो इरेडिकेट का दोस्तों सही ऑप्शन कौन सा बनेगा? सही ऑप्शन बनेगा एबॉलिश, समस्या को जड़ से समाप्त करना। मेरे साथ याद कर लीजिए, समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए 2 वर्ड हैं, इरेडिकेट और एबॉलिश। कौन कौन से? इरेडिकेट और एबॉलिश। ठीक है, चलिए। गॉर्ज मैं आपको बता चुका हूँ अभी पिछले 1-1.5 साल के अंदर कि मैंने इसको पढ़ाई हुई क्लास में यहाँ इस यूट्यूब पे। आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इरप्ट, ओवर ईट, सैटिएट, एनगल्फ। वी हैव 4 ऑप्शंस, चूज वन ऑफ देम, विच वन इज करेक्ट? देखिए, गॉर्ज का मतलब मैं बता चुका हूँ, 2 घाटियों के बीच का दर्रा, यानी कि ओपनिंग बिटवीन 2 हिल्स। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन गॉर्ज का मतलब मैंने कहा था ज़रूरत से ज़्यादा खाना, यानी कि ओवर ईट भी होता है। जब भी कोई इंसान ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाता है, इंग्लिश में उसको हम लोग क्या कहते हैं? गॉर्ज कहते हैं। गॉर्ज का सिनोनिम बनाने बैठेंगे बच्चों तो क्या बनेगा बताइए? ओवर ईट। क्लियर हो गया? ठीक है। एरप्ट का मतलब होता है ज्वालामुखी का फटना। एरप्ट का मतलब ज्वालामुखी का फटना। एनगल्फ का मतलब किसी चीज़ का हर जगह फैल जाना, जैसे कि अंधेरा फैल जाता है या आग हर जगह फैल जाती है। ये दोनों वर्ड मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, चलो। गॉर्ज का मतलब ज़्यादा खाना, सिनोनिम क्या हो जाएगा? ओवर ईट। एनगल्फ का मतलब हर जगह फैल जाना, सिनोनिम क्या, सॉरी, और इरप्ट माने क्या हो जाएगा? इरप्ट मतलब हो जाएगा ज्वालामुखी का फट जाना। एम्प्यूटेट मैंने आपको कल परसों ही शायद पढ़ाया हुआ है, आपको ये बताना है एम्प्यूटेट का सही ऑप्शन कौन सा होगा। 4 ऑप्शन पढ़ लीजिए और देखिए कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो आपको सही लग रहा है यहाँ पर, बताइए जल्दी से। एम्प्यूटेट का सही मतलब दोस्तों क्या होगा? बिल्कुल, अब ध्यान दीजिएगा। एम्प्यूटेट का मतलब जो है, शरीर से जब कोई अंग काट कर अलग कर देते हैं, जैसे किसी इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है और शरीर के किसी अंग में जो इन्फेक्शन फैलने लगता है, तो डॉक्टर कहता है कि यार इसको, अब अंग तो बचा सकते नहीं है और शरीर में इन्फेक्शन फैल रहा है, तो अंगों को काट कर अलग कर दो, बॉडी ऑर्गन को अलग अलग काट के अलग कर दो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एम्प्यूटेशन। Amputate is a process in which you cut off the organ of any person. Why? Because it is going to be infected. ठीक है, चलो। अब amputate मतलब क्या होता है? शरीर का अंग काट कर अलग करना। काट कर अलग करने के लिए दोस्तों क्या लगाते हैं? कट ऑफ। कट ऑफ माने क्या होगा? काट कर अलग करना। ठीक है, चलिए। तो एम्प्यूटेट मतलब क्या होगा? शरीर का कोई अंग काट कर अलग करना। इनवेगल, ये वर्ड मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, ये वर्ड आपके लिए नया है, आपको मैं बता देता हूँ, ऐसे ही बता देता हूँ, सुन लीजिए। अगर आप में इसको ही करना चाहते हो तो चलिए कर ही लीजिए। अच्छा, 1 मिनट पहले कर लीजिए, पहले कर लो तुम लोग। ठीक है, इन्वेगल का मतलब दोस्तों होता है चापलूसी करना। जब भी हम किसी इंसान को
जब भी हम किसी इंसान की चापलूसी करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें उससे अपना काम निकलवाना होता है, ऐसी कंडीशन में दोस्तों हम लोग इन्वेगल का प्रयोग करते हैं। अब जो लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको थोड़ी सी ये बात पता होनी चाहिए कि चापलूसी करने के लिए एक लाइन बेहद इंपॉर्टेंट है जो आपको शायद पता नहीं होगी। देखिए, टू विन द फेवर ऑफ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, टू विन फेवर, FEVOUR ऑफ, फेवर ऑफ। टू विन द फेवर ऑफ का मतलब होता है किसी की चापलूसी करने की कोशिश करना। तो जब ये लाइन आपके सामने आएगी ना, आप समझ जाइएगा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लाइन पूछी गई है, ये जो वो लाइन पूछी गई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए कि विन द फेवर ऑफ, इसका मतलब चापलूसी करना होता है, यानी कि फ्लैटर होता है। आप वहाँ पर जितने भी वर्ड है चापलूसी करने के लिए, कोई भी ऑप्शन है वो लगा सकते हो। तो इन्वेगल का मतलब होता है चापलूसी करना, ठीक है। सही ऑप्शन दोस्तों कौन सा बनेगा? फ्लैटर हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? चलिए, एवर्ट का सही ऑप्शन बताइए। ऑब्विएट, डिटेन, डी बार, इग्नोर, कौन सा ऑप्शन कर सकते हैं? ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, एवर्ट का मतलब मैं बता चुका हूँ, किसी दुर्घटना को यानी किसी षड्यंत्र को, किसी नेगेटिव चीज़ को होने से रोक देना। जैसे कहीं पर किसी ने बॉम्ब ब्लास्ट का प्लान बना रखा किसी आतंकवादी ने, और पुलिस ने आपको उस प्लान को जो है विफल कर दिया, यानी कि पुलिस ने इस प्लान को जो है कंप्लीट नहीं होने दिया। तो इंग्लिश में जब भी आप किसी चीज़ को, स्पेशली नेगेटिव प्लान को सक्सेसफुल नहीं होने देते, उसको पहले ही होने से पहले ही विफल कर देते हैं, अनसक्सेसफुल बना देते हैं, इंग्लिश में प्रोसेस एवर्ट कहलाता है। दैट इज़ द रीज़न जब भी हमारी पुलिस कोई ऐसी षड्यंत्र को यानी कॉन्स्पिरेसी को रोक लेती तो लिखकर आता है द कॉन्स्पिरेसी वॉज एवर्टेड बाय द पुलिस। क्लियर हो गया ना? फिर से सुनिएगा, जब भी पुलिस हमारी, यानी जब भी कोई इंसान कुछ नेगेटिव करने की कोशिश करता है, स्पेशली आतंकवादी, चोर या ऐसा कोई भी व्यक्ति, और हमारा या नेगेटिव चीज़ होने से हम लोग उसको विफल कर दें, इंग्लिश में एवर्ट कहलाएगा। किसी चीज़ को कंप्लीट ना होने देने के लिए यानी रोकने के लिए इंग्लिश में वो ऑब्विएट कहलाता है। ऑब्विएट का मतलब होता है कि हमने काम को कंप्लीट होने से रोक दिया है, या स्पेशली हम इसका यूज़ तब ज़्यादा करते हैं जब हम अपने आप को बचाने के लिए, यानी कि जब किसी ने कुछ नेगेटिव किया है हम उसको बचाने के लिए इसका यूज़ ज़्यादा करते हैं दोस्तों। किसका प्रयोग करते हैं? ऑब्विएट का। तो हो सकता हो कि ऑब्विएट को ऑप्शन के तौर पे डिफेंड करके भी पूछ दिया। डिफेंड मतलब क्या होता है? अपने आप को किसी मुसीबत से या अपने आप को किसी भी नेगेटिव चीज़ से बचाना। तो सही ऑप्शन दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ऑब्विएट हो जाएगा। एक वर्ड आप इस बगल में लिखा, देखिए डिटेन। अब चूंकि सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई, देखिए ज़रा, वर्ड की शुरुआत किससे हुई? डी से। तो इसका मतलब है कि हम लोग कुछ करने से रोक रहे हैं, जाहिर सी बात है। अब किसी इंसान को कहीं जाने से रोकना, ये इंग्लिश में क्या कहलाता है? डिटेन कहलाता है। स्पेशली तब जाने से रोकना जब कोई इंसान कुछ इलीगल ले जा रहा हो और पुलिस उसको पूछताछ के बीच में रोक लेती है। आपने कई बार सुना होगा दोस्तों कि एयरपोर्ट पे बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको रोक लिया गया है क्योंकि वो फॉरेन करेंसी ले जा रहे होते हैं चुपचाप छुपा कर, या कोई ऐसी इलीगल चीज़ ले जा रहे होते हैं। तो पुलिस फोर्स या जो भी हमारी स्क्वाड है वो उसको एयरपोर्ट पे क्या कर लेते हैं? डिटेन कर लेते हैं। सो वेन एवर एनी काइंड ऑफ पुलिस पर्सनल इज गोइंग टू डिटेन एनी काइंड ऑफ सेलिब्रिटी, इट मीन्स वो उनको रोक रहे हैं जाने से क्योंकि वो कुछ गलत ले जा रहे हैं। तो किसी इंसान को बीच में कहीं जाने से रोकना इंग्लिश में क्या कहलाएगा? डिटेन कहलाएगा। क्लियर हो गया? चलो, फ्लॉन्ट का मतलब बताइए, कौन सा ऑप्शन आप चूज़ करना चाहेंगे? देखिए ज़रा, फ्लॉन्ट का मतलब देखिए कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहेंगे, बताइए। देखिए, फ्लॉन्ट का जो सही मतलब दोस्तों मैं बता दूं, फ्लॉन्ट का मतलब होता है किसी चीज़ इंसान, जब कोई इंसान आपको कोई चीज़ दिखाता है, ऐसे शो ऑफ करता है इंग्लिश में, तो इंग्लिश में क्या कहलाता है? फ्लॉन्ट कहलाता है। जैसे बचपन में देखा नहीं आप लोगों ने, हम लोग एक दूसरे को ऐसे दिखाते थे कि मेरे पास चॉकलेट है, ऐसे बोलते थे ना, ये देख मेरे पास चॉकलेट है ना, तो इंग्लिश में क्या बोलते थे? ये फ्लॉन्ट कर रहा है। आप कोई चीज़ दिखावा करते हो, उसको दिखा शो ऑफ करते हो, यार देखो कि मैं, यार मेरे पास ये चीज़ है, तो दिस इज़ कॉल्ड इन इंग्लिश फ्लॉन्ट। अब फ्लॉन्ट का दिखावा करना हो तो जाहिर सी बात है कि आप प्रदर्शन करने की बात कर रहे हो। प्रदर्शन करने को मेरे भाई इंग्लिश में बोलते हैं एग्जिबिट, क्योंकि आपने सुना है प्रदर्शनी को इंग्लिश में बोलते हैं एग्जीबिशन। तो प्रदर्शन करना यानी किसी चीज़ का शो ऑफ करना, ये क्या कहलाएगा? एग्जिबिट कहलाएगा। क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, तो फ्लॉन्ट का मतलब क्या हो जाएगा? शो ऑफ करना, किसी चीज़ को दिखाना जानबूझकर। और मेरे भाई एग्जिबिट माने क्या हो जाएगा? किसी चीज़ का दिखावा करना, दिखाना लोगों को, दिखावा करना नहीं। प्लेसिड का मतलब जो गुस्से को शांत करना, ऐसे लिख लीजिएगा, प्लेसिड मतलब गुस्से को शांत करना। अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर इंटरसेप्ट की। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए ज़रा इसमें। बच्चों
इंटरसेप्ट का मतलब भी वही होता है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ लिखा, ये देखिए डिटेन। जब भी किसी इंसान को कहीं जाते समय इसलिए रोक लिया जाता है क्योंकि अपने साथ वो कुछ गलत ले जा रहा है, या उसे पूछताछ के लिए बीच में रोक लिया जाता है कहीं जाते समय जाने से, तो ऐसी कंडीशन में डिटेन और इंटर। अब जी ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये क्या लिखा हुआ है, इंटर का मतलब क्या होता है, बीच में। अभी कोई इंसान कहीं जा रहा है, आप बीच में आए और आप बीच में आपने उसके जो है व्यवधान पैदा कर दिया, आपने रोक लिया मेरे भाई कि अभी तुम नहीं जाओगे, तो पहले पूरे क्वेश्चंस का आंसर्स दो, पूछताछ जो है कार्रवाई उसको पूरी करो, उसके बाद तुम जा सकते हो। तो बीच में जब आके टपक जाते हैं लोग उसको पकड़ने के लिए, उससे पूछताछ करने के लिए, इंग्लिश में क्या कहलाता है, ये हमारा इंटरसेप्ट कहलाता है। तो जाहिर सी बात ऑप्शन दोस्तों कौन सा हो जाएगा, हमारा डिटेन हो जाएगा। ठीक है, इंटरफेयर नहीं करेंगे क्योंकि इंटरफेयर से सही ज़्यादा परफेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, डिटेन। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 12 की, फॉर्ज एक वर्ब है और हमें बताना है कि फॉर्ज का मतलब एग्जैक्टली क्या होगा। बताइए, जल्दी करिए। देखिए, फॉर्ज का मतलब होता है किसी चीज़ की नकली कॉपी तैयार करना। अगर आप चाहें तो आप एक चीज़ समझ लीजिए, आपको याद नहीं होगा तो आप एक इतना कर लीजिए, जब भी कोई स्मगलर या कोई भी व्यक्ति नोट की नकली कॉपी तैयार करता है, नकली नोट छापता है, तो इंग्लिश में फॉर्ज द नोट्स कहते हैं। फॉर्ज का मतलब जो एग्जैक्टली मेरे भाई यूज़ करते हैं, समझने की कोशिश करो, याद हो जाएगा, परेशान मत हो। फॉर्ज का मतलब मेरे भाई जो एग्जैक्टली यूज़ करते हैं वो तब ज़्यादा यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ की नकली कॉपी तैयार करते हैं। आपने किसी इंसान के जाली दस्तखत भी कर लिए ना, तो भी आप फॉर्ज का ही यूज़ करोगे। ये फॉर्ज द सिग्नेचर लिख कर आता है और टाइम्स ऑफ इंडिया में आपने कई बार पढ़ा भी होगा मेरे ख्याल से। इसी तरह फॉर्ज का मतलब नकली नोट तैयार करना भी होता है, यानी किसी चीज़ की कॉपी तैयार करना होता है। अब जो कि कॉपी तैयार करना होता है, इसीलिए ऑप्शन क्या कर दिया हमने यहाँ पर दोस्तों, कॉपी कर दिया। क्लियर हुआ? चलो, फॉर्ज का मतलब किसी चीज़ की नकली कॉपी तैयार करना, चाहे वो नोट की हो या किसी के सिग्नेचर की हो। अच्छा, रिलाई का मतलब भरोसा करना होता है, तो आप जानते हैं रिलायंस मतलब भरोसा हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों यार नंबर 13 कि टैपिड का मतलब क्या होगा। बच्चों ने मुझसे पढ़ा हुआ है कि टैपिड का मतलब होता है हल्का गुनगुना, यानी कि हल्का गुनगुना पानी जो ल्यूक वार्म हो, यानी कि वार्म। तो वार्म माने दोस्तों क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, चलो बात करते हैं प्रोपिंक्विटी की। ये वर्ड मैंने पढ़ाया था आपको यूट्यूब पे एक अपने सेशन में, यूट्यूब सेशन पे। इसका मतलब आप बताइए, याद करिए क्या हो सकता है। देखिए बताइए कौन सा ऑप्शन हो सकता है इसमें। देखिए, इंग्लिश में जो वर्ड ITY से ख़त्म होते हैं दोस्तों, वो सारे नाउन होते हैं। क्या होते हैं, नाउन होते हैं। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था, दो लोगों के बीच में होने वाली जो नज़दीकी होती है, दो लोगों के बीच होने वाली नज़दीकी जो होती है मेरे भाई, इंग्लिश में क्या कहलाता है, वो प्रोपेंक्विटी कहलाता है या प्रॉक्सिमिटी कहलाता है। फिर से सुनिएगा, दो लोगों के बीच होने वाली नज़दीकी यानी कि क्लोजनेस जो होती है वो क्या कहलाता है, प्रोपेंक्विटी या प्रॉक्सिमिटी। प्रोपेंसिटी नहीं, प्रोपेंक्विटी या प्रॉक्सिमिटी। क्लियर हुआ ना? प्रोपेंसिटी अलग चीज़ है। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है कि आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट कितना है, आपका झुकाव कितना है। तो जब झुकाव यानी इंक्लाइनेशन की बात करेंगे तो प्रोपेंसिटी होगा। लेकिन फिर से सुन लीजिए, दो लोगों के बीच होने वाली नज़दीकी कौन कौन सी, प्रॉक्सिमिटी या मेरे साथ याद कर लीजिए, प्रॉक्सिमिटी और प्रोपेंक्विटी। क्लियर हो गया ना? चलो, टेमेरिटी और ऑडेसिटी लगाते हैं बहादुरी के लिए, यानी कि ब्रेवरी, बहादुरी लगाते हैं टेमेरिटी और ऑडेसिटी, जिसमें ऑडेसिटी नेगेटिव बहादुरी लगाते हैं, यानी किसी इंसान की ढीठ तक लगाते हैं। इंसान कोई गंदा काम भी करता है और बड़ी बहादुरी से करता है गलत काम, इंग्लिश में उसको जो है ऑडेशियस कहते हैं, दैट इज द रीजन इंग्लिश में ऑडेसिटी मतलब बहादुरी कहलाएगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट नंबर 15, बर्ज़र्क। वी हैव 4 ऑप्शंस हियर। द फर्स्ट वन इज इलेटेड, द नेक्स्ट इज द मॉक, थर्ड इज कॉल्ड एक्सटेटिक, स्पेलिंग इज रॉन्ग हियर, ECSTATIC, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज क्लैड। अब आपको इसमें सही ऑप्शन चूज करना, बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताइए। चलो ध्यान दो, बर्ज़र्क लगाते हैं उस इंसान के लिए जो आपे से बाहर हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। इसीलिए जब भी लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे होते हैं, तोड़फोड़ कर रहे होते हैं, तो लिखकर आता है द मॉब वेंट बर्ज़र्क, भीड़ आपे से बाहर हो गई और पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। मेरे भाई फिर से सुन लो, गो बर्ज़र्क, ऐसे याद कर लो, गो बर्ज़र्क मतलब आपे से बाहर हो जाना। क्या लिखेंगे, आपे से बाहर हो जाना, यानी टू बिकम एंग्री, ओवर एक्साइटेड, सॉरी एक्साइटेड नहीं, एंग्री। तो अब जो व्यक्ति आपे से बाहर हो गया उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंग्री या एमॉक। एमॉक स्पेलिंग AMOK।
तो आप ये याद कर लीजिए कि जब भी कोई व्यक्ति यहाँ पे से बाहर हो जाता है मेरा भाई, इंग्लिश में वो बर्जर्क या एमॉक कहलाएगा। यहाँ पर दो ऑप्शन लिखे हुए हैं, इलेटेड और एक्सटेटिक। इन दोनों का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाना, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। जब भी कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश होता है इंग्लिश में क्या लगाते हैं, इलेटेड और एक्सटेटिक, स्पेशली तब जब उसने जीत यानी फतेह हासिल कर ली है। क्लैड लगाते हैं उसके लिए जिसने कुछ पहना हुआ होता है, जैसे किसी इंसान ने वाइट शर्ट पहनी है तो उस इंसान को क्या बोलेंगे, क्लैड बोलेंगे। और हाँ, प्रेपोजिशन इसमें लगाते हैं इन, जैसे आपने बोला हुआ उसने वाइट शर्ट पहनी हुई है, ही इज़ क्लैड इन वाइट शर्ट। उसने साड़ी पहनी हुई है, शी इज़ क्लैड इन साड़ी। चलो, तो बर्जर्क और एमॉक का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, आप पे से बाहर हो जाना, यानी कि बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाना। अब हम बात करेंगे यहाँ पर नंबर 16 की, बहुत सरल है, कंटामिनेट। कंटामिनेट का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी हम किसी चीज़ को प्रदूषित कर दें यानी कि पोल्यूट कर देते हैं, इंग्लिश में क्या कहलाता है दोस्तों, कंटामिनेट कहलाता है। अब जैसे आपने क्या किया, आपने कुछ खाया पिया और जो गंदगी बची, आपने उस गंदगी को पानी में डाल दिया, किसी नदी में डाल दिया। फैक्ट्री का पानी है, आपने क्या कर दिया, उसको नदी में छोड़ दिया। मेरे भाई इंग्लिश में इन दोनों का मतलब ये सब क्या है, कॉन्टामिनेट, यानी कि आप किसी चीज़ को, खाने पीने की चीज़ को प्रदूषित कर रहे हैं। इसी लोग कहते हैं ना, हमें प्रदूषित खाना नहीं चाहिए, प्रदूषित पानी नहीं पीना चाहिए। वी शुड नॉट ड्रिंक द कंटामिनेटेड वाटर। बोलते हैं ना बेटा, ठीक है। तो कंटामिनेट मीन्स क्या हो जाएगा, किसी चीज़ को प्रदूषित करना, यानी कि सही ऑप्शन दोस्तों कौन सा हो जाएगा, पोल्यूट हो जाएगा। यहाँ पर एक चौथा ऑप्शन लिखा हुआ, ध्यान से देखिएगा, वेनेरेट। इसका मतलब होता है किसी का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना, सम्मान करना, भगवान की तरह पूजना। आइए बात करते हैं नंबर 17 की, एफिकेशियस। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, आप कौन सा ऑप्शन करना चाहेंगे, बताइए जल्दी से। दोस्तों जब हम बात करेंगे एफिकेशियस की, तो एफिकेशियस का मतलब होता है एक ऐसी चीज़, यानी एक ऐसा एफर्ट, एक ऐसा काम जो आपको सही रिज़ल्ट दे, सही प्रोडक्शन दे, फल दे, फ्रूटफुल हो। एंड दैट इज़ द रीज़न एफिकेशियस को दोस्तों इंग्लिश में प्रोडक्टिव कहते हैं, यानी कि जो आपको सही प्रोडक्शन दे। अब बैरन तो बंजर होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमको सही फल नहीं मिल रहा है, हमारा काम जो है वो विफल हो गया। एबॉर्टिव का मतलब भी क्या होता है, काम बीच में ख़त्म हो गया, पूरा नहीं हुआ। स्टिंकिंग का मतलब होता है जो बदबू मारता है, यानी कि जो दुर्गंध देता है। तो कौन सा ऑप्शन सही बना दोस्तों, प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव का मतलब बेटा क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिव का मतलब हो जाएगा जो आपको सही फल दे, यानी जो आपको सही फ्रूट्स दे। तो फ्रूटफुल या प्रोडक्टिव एफिकेशियस को इंग्लिश में बोलेंगे। इसीलिए जब भी कोई इंसान अच्छे प्रयास करता है इंग्लिश में उसको एफिकेशियस रिजल्ट्स कहते हैं या एफिकेशियस एफर्ट्स कहते हैं। पेजोरेटिव अभी पढ़ाया मैंने 2 दिन पहले। पेजोरेटिव का मतलब मैं बता चुका हूँ क्लास में। आप मुझे बताइए सही ऑप्शन कौन सा लग रहा है, देखिए ज़रा, सरल है, बता देंगे आप लोग आराम से। जब भी कोई इंसान किसी पर अपमानजनक टिप्पणी करता है दोस्तों, इंग्लिश में उसको ऐसे रिमार्क्स को क्या हुआ, वेट करवा रहा हूँ मैं, हाँ वेट करो, मैं ज़रा ध्यान दो। जब भी इंग्लिश में हम लोग किसी व्यक्ति पर अपमानजनक टिप्पणी करते हैं तो इंग्लिश में उसको पेजोरेटिव रिमार्क्स कहते हैं, यानी कि जिसमें किसी इंसान को इंसल्ट किया गया हो, ह्यूमिलिएट किया गया हो। इसीलिए इसका सिनोनिम जो है वो ह्यूमिलिएटिंग बनता है। और हमें यहाँ पर दोस्तों सही ऑप्शन कौन सा मिलेगा, स्करिलस रिमार्क्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए सबसे ज़्यादा पूछा गया वर्ड है। स्करिलस रिमार्क्स उस टिप्पणी लगाते हैं जब भी कोई इंसान किसी पर कटाक्ष करता है, यानी कि आलोचना करता है उसकी, ठीक है। तो किसी इंसान को नीचा दिखाना, अपमानजनक टिप्पणी करना इंग्लिश में क्या कहलाएगा, स्करिलस रिमार्क्स या पेजोरेटिव रिमार्क्स। और हमारे जो लीडर हैं इस काम को बहुत अच्छे से कर लेते हैं। एक जो पार्टी होती है दूसरे पार्टी पर, दूसरी पार्टी पहली वाली पार्टी पर कटाक्ष करती रहती है, ऐसे ऐसे रिमार्क्स देती है जिससे इंसान को नीचा दिखाया जा सके। तो ऐसे रिमार्क्स को दोस्तों इंग्लिश में पेजोरेटिव रिमार्क्स या स्करिलस रिमार्क्स कहता है, ठीक है। चलिए बात करेंगे नंबर 19 की, बहुत सरल है। निम्बल का मतलब बताइए क्या होता है, देखिए ज़रा सोचिए और आपको बताइए सही ऑप्शन कौन सा। 4 ऑप्शन लिखे मैंने, एट्रोशियस, डोरमेंट, एक्टिव, डल। नाउ यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन हियर। कौन सा ऑप्शन सही करेंगे बताइए। बिल्कुल, देखिए निम्बल का मतलब होता है चुस्त फूर्त, एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इंग्लिश में क्या कहलाएगा, एक्टिव। एट्रोशियस तो लगाते हैं एक ऐसे कार्य के लिए जो बिल्कुल अनसिविलाइज्ड हो, जिसको करने में बहुत ज़्यादा क्रूएल्टी दिखाई पड़ती हो। जब किसी इंसान ने कोई ऐसा काम किया होता है बिल्कुल लगता नहीं कि इंसानों ने नहीं किया है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे राक्षसों ने, जानवरों ने किया है। इंग्लिश में क्या कहलाता है, एट्रोशियस। इसीलिए जब भी किसी का मर्डर बहुत बुरी तरीके से किया जाता है, इंग्लिश में ऐसे मर्डर को एट्रोशियस मर्डर कहते हैं, ठीक है, यानी क्रूरता से किया गया कार्य दोस्तों।
तो एट्रोशियस क्रूएल का सिनोनिम बनेगा। फिलहाल वी टॉकिंग अबाउट निम्बल। निम्बल का मतलब होता है चुस्त या फुर्त, यानी कि वेरी एक्टिव। इंग्लिश में स्विफ्ट या ब्रिस्क कह सकते हैं। और डोरमेंट आप जानते हैं, डोरमेंट स्टेज का मतलब निष्क्रिय अवस्था। जब भी कोई चीज़ डोरमेंट स्टेज में चली जाए इसका मतलब ये वो भी एक्टिव नहीं है, यानी कि वो एक्टिव का ऑपोजिट हो जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों लास्ट वन की टिमोरस। टिमोरस का मतलब मैं पढ़ा चुका हूँ क्लास में, आपको सही ऑप्शन चूज़ करना, बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताइए, देखिए ज़रा एक ऑप्शन ध्यान से देख लीजिए। इंडोलेंट, फ्रैग्रेंट, कावर्ड, ब्रेव, इसमें से सही ऑप्शन आपको चूज़ करना, बताना है। देखिए मैं सही बताऊँ, टिमोरस का मतलब वैसे होता है क्या, कायर, यानी कि कावर्ड। ये देखिए क्लियर हो रहा है? फिर से देखिए, टिमोरस का मतलब क्या होगा, कावर्ड यानी कि कायर। और टेमेरिटी हमने क्या पढ़ा था, बहादुरी, कहीं लिखा होगा, जो पीछे लिखा होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, टिमोरस मतलब क्या होगा दोस्तों, टिमोरस मतलब क्या हो जाएगा, टिमोरस मतलब हो जाएगा कायर। और टेमेरिटी माने क्या होगा, बहादुरी। इंडोलेंट होता है आलसी, बता चुका मैं आपको। फ्रेग्रेंट जो खुशबू से भरा हुआ, जो कि फ्रेग्रेंस माने खुशबू होता है, तो खुशबूदार को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फ्रेग्रेंट कहेंगे। हमारा सही ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, टिमोरस का कावर्ड यानी कि कायर। क्लियर हुआ ना? ये था हमारा दोस्तों 20वां सिनोनियम जो कि हमारे एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने पूरा लेक्चर बहुत ध्यान से पढ़ा होगा, अच्छे से समझा होगा, सारे ऑप्शन मैंने क्लियर कर दिए हैं। और हाँ, एक बार में क्लियर अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, चीज़ें नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, इसको एक नज़र और जल्दी से मार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर आप उसको दोबारा पूरा रिवाइज कर सकते हैं, सारे ऑप्शन देख सकते हैं। ठीक है, और हाँ दूसरी बात है कि जो भी पढ़ने वाले लोग हैं आपके साथ में, जो आपके दोस्त साथी हैं, कहीं दूर दराज में है, कहीं पर भी हैं, उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, ज़रूर साझा करिए, ताकि वो भी यूज़ समझ पाएँ कि वर्ड्स का यूज़ क्या है, जो कि मुझे पता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इसका यार यूज़ कैसे करते हैं, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमने थोड़े से भी ऑप्शन चेंज कर देंगे रटने के बाद ना, तो रटने के बाद ऑप्शन अगर चेंज हो गए ना तो वो नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर यही है कि हम चीज़ों के यूज़ को समझें।